स्टार्ट हो गई, देखते होंगे कोई ऑनलाइन आता है कि नहीं। कंडीशन यूनिट आपका चल रहा है ये सेकंड यूनिट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके बाद है आपका कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन, स्पॉन्टेनियस फिजन, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन। सिमेट्रिक फिजन का मतलब है जैसे आपका कोई न्यूक्लियाई है, स्पॉन्टेनियस मतलब उसका सेल्फ फिजन है, और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियाई का फिजन होने के बाद वो दो सेम न्यूक्लियाई में ब्रेक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके लिए जो है आपका एटॉमिक नंबर Z है या प्रोटॉन नंबर Z है और मास नंबर A है, तो जो आपके ब्रेक होने के बाद जो न्यूक्लियाई होंगे उन दोनों न्यूक्लियाई में प्रोटॉन नंबर कितना होगा Z/2 एंड Z/2, एंड मास नंबर होगा A/2 एंड A/2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिजन प्लस एनर्जी। क्लास क्वांटम क्लास तो हो गई तुम्हारी, टाइम टेबल नहीं आया, क्लास हो गई तुम्हारी, स्टार्टिंग में ही हो गई थी 9 से 10, नहीं 10 से 11 हुई थी। कोई बात नहीं है ना, कल मैं तुम्हें जो पढ़ाया है उसकी वो दे दूंगी नोट्स। ठीक है, न्यूक्लियाई है जिसके लिए मास नंबर है आपका A एंड प्रोटॉन नंबर है Z, तो सिमेट्रिक फिजन में क्या होता है, वो दो सेम न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा जिनके लिए प्रोटॉन नंबर है Z/2 एंड मास नंबर है A/2, दोनों ही सेम होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं आप, सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन, सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन। ठीक है, तो फ्रॉम द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, फ्रॉम द, तुम लोग बुक लाए हो तो मुझे बुक दे देना, फ्रॉम द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या था, mZa। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला क्या होता है, ZmH प्लस A माइनस Z Me Mn माइनस ABA AS A to the power 2/3 माइनस AB वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी Z into Z minus 1 AC Z² by A to the power 1/3 and A minus 2Z² by A, एंड लास्ट थी आपकी पेयरिंग एनर्जी AP A to the power 2/3, क्या ये -3/4। ठीक है, ये था आपका सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, ये आपको बताया चुके हूँ पहली, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, ठीक है, तो ZmH प्लस A माइनस Z Mn AB A माइनस AS A to the power 2/3, ये थी आपकी वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, देखो बुक खोल के देखो, कुछ तो देखो, एक ही बुक है दोनों के पास।
पर यूनिट फर्स्ट में ही मैं बता चुकी हूँ आपको ये। इसको मैं EF लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस रिएक्शन में रिपीट करूं दोबारा से, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन पढ़ रहे हैं आप। ये न्यूक्लियाई है जिसके लिए प्रोटॉन नंबर है Z, मास नंबर है A। सिमेट्रिक फिजन का मतलब है ये न्यूक्लियाई ब्रेक होने के बाद दो सेम न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है जिनका मास नंबर Z/2 ये दोनों सेम ही होंगे, तो उसको बोल रहे हैं आप सिमेट्रिक फिजन, A/2 एंड A/2। EF इज द, यहाँ पर एनर्जी तो रिलीज होगी, तो इसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज इन द फिजन। उसको क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रिलीज इन द सिमेट्रिक फिजन। EF को क्या लिख सकते हैं आप, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, mZ/2 A/2, और दो मासेस है, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, mZA, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, mZ/2 A/2, और वो कितने हैं, 2 हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और mZA फ्रॉम सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं F फॉर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां पर भी Z है और वहां पर भी A है, वहां पर क्या लिखना है आपको, Z/2 एंड A/2। तो ये हो जाएगा आपका Z/2 MH प्लस A/2 माइनस Z/2 MH Mn। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन को आप मास ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी AB A/2 माइनस सरफेस एनर्जी AS A/2 दी पावर 2/3 माइनस AC Z/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A/2 दी पावर 1/3 कूलाम एनर्जी। और ये आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी AA A/2 माइनस 2 Z/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A/2, ठीक है, माइनस AP A/2 दी पावर माइनस 3/4, ठीक है। तो mZA का वैल्यू रखूंगी ये वाला पूरी इक्वेशन, माइनस 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आप निकाल सकते हैं एनर्जी रिलीज इन द सिमेट्रिक फिजन। तो लिखो, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड एंड सॉल्विंग इट, आपको इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो डायरेक्ट लिखनी है, ठीक है, उसको डायरेक्ट लिख देना। तो फिर मैं यहाँ से रख कर देती हूँ। By substituting the value of यहाँ रख दो आप, from equation first and second in equation third, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद एंड सॉल्विंग इट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है फिजन एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना उसको आप EF इसलिए बोल रहे हैं फिजन एनर्जी। EF इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो माइनस AS 2 टू दी पावर माइनस 1/3 माइनस 1 A टू दी पावर 2/3 प्लस AC 1/2 टू दी पावर हाफ Z स्क्वायर बाई A टू दी पावर 1/3।
ये आएगा इनको इसको पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद। इसको और भी लिख सकते हैं ऐसा, EF इक्वल होगा a⁴ 2/3, इसमें से कॉमन लेते हैं तो माइनस 0.26 AS प्लस 0.37 AC Z²/A। डायरेक्ट आप तो ये वाली याद रख लेना, ठीक है। तो इस इक्वेशन 4 से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो आपकी फिजन एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है ओनली कूलम्ब एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी पर। बाकी जो भी है वॉल्यूम एनर्जी एंड एसिमेट्रिक एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, इनका इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 it is clear that fission energy, symmetric fission energy depends only on Coulomb energy and surface energy. Thus, for the spontaneous fission, spontaneous symmetric fission, EF क्या होना चाहिए? मस्ट बी, जो आपकी एनर्जी है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको? EF इज ग्रेटर इक्वल तो इसकी वैल्यू आप लिखते हैं ना a⁴ 2/3 माइनस 0.26 AS प्लस 0.37 AC Z²/A मस्ट भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.26 AS डिवाइड बाई 0.37 AC। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो a⁴ 2/3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाला है? Z²/A की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 0.26 AS डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 0.37 AC। और AS AC ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू होती है, ये मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पे आपको मैंने सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बताया था वहां पर ये सभी एनर्जी को एक एक को समझाया था, एक एक की वैल्यू बताई थी। तो AS का वैल्यू जो आ रहा है होता है वो होता है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कांस्टेंट एंड AC कांस्टेंट 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AC एंड AS की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करते हैं तो Z²/A की जो वैल्यू है वो आती है ग्रेटर देन इक्वल 15, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है Z²/A ग्रेटर देन इक्वल 15, ये वाली कंडीशन कौन से वाले न्यूक्लियाई के लिए होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं Z ग्रेटर इक्वल 35, किसी के लिए जब एटॉमिक नंबर 35 है तो उसके लिए मास नंबर जस्ट डबल के आसपास होता है। तो मास नंबर कितना होगा इसके लिए? 70 या 70 से ज्यादा ही होगा। तो मास नंबर मान लीजिए, जैसे हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वहां पर ये डिफरेंस होता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जब कंडीशन लेते हैं तो Z² कीजिए आप 35² डिवाइड बाई A करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी ही आती है 16 या 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमें कंडीशन क्या चाहिए? Z²/A ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 15 से, उनके लिए सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियाई अब Z लेस देन यदि 35 होगा, Z लेस देन 35 होगा तो वो कौन से न्यूक्लियाई होंगे? लाइट न्यूक्लियाई। उनमें ये प्रॉपर्टी, उनमें ये हो ही नहीं सकता उनका सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन हो। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है वो आपकी कंडीशन है फॉर द सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन, ठीक है। ये सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला से आपका ये कैलकुलेट होकर आता है, वो चीज क्लियर हो गई। बट प्रैक्टिकली जब देखा गया
तो ये कंडीशन आती है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए Z²/A ग्रेटर देन इक्वल होता है 44, ग्रेटर देन इक्वल होता है 44, उनके लिए ही सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन पॉसिबल है। सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला से जब हम देखते हैं तो कंडीशन आती है ये ग्रेटर इक्वल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जिनके लिए Z²/A ग्रेटर देन इक्वल होता है 44, उनके लिए ही सिमेट्रिक सेल्फ फिजन हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, ये 35 से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हैवी, मतलब सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई होना चाहिए जिसके लिए ये सिमेट्रिक फिजन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है बाद में, ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं है ये, सेमी इंफेरिकल मास फॉर्मूला से देखें तो ये कंडीशन है। ये ग्राफ है आपका, इसमें ग्राफ बिटवीन Z²/A अगेंस्ट मास नंबर। So the limit of spontaneous fission should be relatively high from the Z²/A greater equal 15, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। अब आपने लास्ट क्लास ली थी मेरी, क्या पढ़ाया था मैंने? नहीं, कोई था ही नहीं ऑनलाइन, मुझे तो पता चल गई ना यहाँ से। वही तो मैं बोल रही हूँ, आपने वो वाली मेरी क्लास नहीं ली, एक्सप्रेशनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, नहीं ली ना आपने। फिर उसके बाद मैंने आपको चेन रिएक्शन भी पढ़ा दिया था, चेन रिएक्शन। आज तो मुझे बताना था कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल और अनकंट्रोल तो मैं आपको तभी बता पाऊंगी, पहले थोड़ा सा मुझे चेन रिएक्शन बताना पड़ेगा। चेन रिएक्शन क्या होता है? लगा लो मास्क, मुझे पता है, लगा लो, तुम भी लगाओ, दोनों लगा लो मास्क। नहीं, मेरी भी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो चेन रिएक्शन क्या होता है? जैसे चेन रिएक्शन, आप वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपने रिएक्शन को एक बार स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद वो ऐसे चेन चलती रहनी चाहिए। जैसे आपको यूरेनियम का फिजन पढ़ा है, फिजन के लिए चेन रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे यूरेनियम 235 है, उसका फिजन हमने एक बार स्टार्ट करना है। फिजन कब होगा? जब आप इस पर न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करेंगे, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। अब मैंने ये बात बता दी थी कि जो यूरेनियम है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 एंड यूरेनियम 238। ये लास्ट क्लास में बताया था। यूरेनियम 234 जो होता है वो अर्थ पर बहुत कम है, तो उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूरेनियम 235 है और उसके बाद यूरेनियम 234 है। ये तो नेग्लिजिबल ही है ही नहीं 234। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 है, बट इसका फिजन करने के लिए न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड होनी चाहिए, वो उनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी इसका फिजन पॉसिबल है, ठीक है। और जो यूरेनियम 235 होता है उसके लिए फिजन के लिए न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो भी वो हो जाएगी, फिजन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यहाँ पर है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यूरेनियम 235 जो होता है उसके फिजन के लिए आपको न्यूट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, बट इतनी एनर्जी जरूरी है 100%। इससे कम होगी तो उसका फिजन नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे देखें तो यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा है, बट इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए यूरेनियम 238 को पहले चेंज करते हैं यूरेनियम 235 में। जब ये इसमें चेंज हो जाता है तब आप रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम 235 लिया है, उसमें न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है। तो इसका फिजन हो जाता है, आपको पता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। यहाँ पर ये सिमेट्रिक फिजन नहीं है क्योंकि बेरियम का प्रोटॉन नंबर अलग है और क्रिप्टॉन का अलग है, दोनों सेम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर फिजन बेरियम एंड क्रिप्टॉन में होता है, साथ में इसके
फिजन एनर्जी, इनको बोलते हैं आप सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जब यूरेनियम का फिजन होता है तो हमने स्टार्टिंग में एक न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किया जिसकी एनर्जी इतनी है, तो इसका फिजन हो गया बेरियम प्रोटॉन में, साथ में 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इसमें से एमिट हुए एंड इसकी एनर्जी रिलीज हुई। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगी, कुछ बेरियम की हो जाएगी, कुछ क्रिप्टॉन की हो जाएगी और कुछ इन 3 न्यूट्रॉन्स की हो जाती है। अब इन 3 न्यूट्रॉन्स में से कम से कम 2 न्यूट्रॉन तो ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इस रेंज में होगी। ठीक है, 3 में से कम 2 न्यूट्रॉन तो ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी होगी। अब जब इनकी एनर्जी इतनी होगी तो वो वाले न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अनदर यूरेनियम एटम्स का, यूरेनियम न्यूक्लियस का फिजन करेंगे। तो हमने क्या किया, एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दी, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, अदर 2 न्यूट्रॉन मान लीजिए, इनमें से 2 न्यूट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतनी है, अब वो फिजन करेंगे अगेन 2 यूरेनियम का, फिर वहां से 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होंगे, उनमें से कोई 2 ऐसे होंगे जो नेक्स्ट यूरेनियम का करेंगे। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन को एक बार स्टार्ट किया और वो एक चेन चलती रहेगी। ठीक है, वो चेन चलती रहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। ठीक है, अब चेन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, जैसे अब यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स स्टार्टिंग एक से करी, एक का फिजन हुआ, यहाँ से 3 में से 2 न्यूट्रॉन ऐसे होंगे जो नेक्स्ट 2 न्यूट्रॉन का करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 नेक्स्ट का करेंगे तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पर 3 एंड 3 हाँ 3 सेकेंड न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 3 सेकेंड। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हर जनरेशन में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बहुत सारे जब न्यूट्रॉन्स ऐसे बढ़ते जाएंगे तो रिएक्शन में और एनर्जी रिलीज होती जाएगी, तो इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वहां पर विस्फोट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है ना। तो ऐसी चेन रिएक्शन जहां पर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जो है कवर नहीं कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो चेन रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, हमेशा अनकंट्रोल ही होगी। अब कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन 3 न्यूट्रॉन्स में से हम 2 न्यूट्रॉन्स को यदि एब्जॉर्ब करा दें, एक ही न्यूट्रॉन अगली जनरेशन के लिए होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक बात आती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर चेन रिएक्शन, चेन फिजन रिएक्शन। चेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को के से रिप्रेजेंट करते हैं। के क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स produced in any one generation, number of neutrons produced in any one generation divided by number of neutrons produced in immediately preceding generation. ठीक है, number of neutrons produced in any one generation and number of neutrons produced in immediately preceding generation. ये मैंने चेन रिएक्शन लास्ट क्लास में आपको इस तरीके से बताया था, जैसे ये आपका यूरेनियम है,
पे मैंने न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किया, यूरेनियम 235 ही है, न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका फिजन हो जाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। साथ में 3 में से 2 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होंगे, एक न्यूट्रॉन ये रहा और एक न्यूट्रॉन ये रहा, 0n1 एंड 0n1। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं। ये अनदर यूरेनियम के कांटेक्ट में आएंगे, इसको मैं इधर यूरेनियम के कांटेक्ट में आएंगे, वहां से क्या होगा बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और फिर से क्या होगा न्यूट्रॉन, 0n1 0n1, इसके भी 2 न्यूट्रॉन 0n1 एंड 0n1। तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन एनी वन जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं, ये आपकी हो गई फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन, या आपके सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन। ठीक है, लास्ट प्रोसीडिंग जनरेशन ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4, और इससे पहली वाली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन एनी जनरेशन वो कितने हैं 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ रहा है आपका 1/2। ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, K greater 1 तो इस रिएक्शन में तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है हर जनरेशन में इंक्रीज होंगे ना, तो ये तो अनकंट्रोल है, तो इसमें 4/2 आना चाहिए। 4/2 आगा तो 2 जो है ग्रेटर देन 1 हो रहा है, इसका मतलब जनरेशन में ईच जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर ये सही है कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन एनी वन जनरेशन इमीडिएटली प्रीसीडिंग जनरेशन। इमीडिएटली प्रीसीडिंग जनरेशन का मतलब लास्ट जनरेशन ही होता है क्या? अच्छा, रिजॉइन करो, रिजॉइन किसको करवाना है ऑनलाइन?